नीति निर्देशक तत्व टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। चलिए हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा उद्देशिका, चौथा सातवीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, क्योंकि संविधान का भाग चार में वर्णित नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, अगला ऑप्शन मूल कर्तव्य, अगला ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। देश के शासन के लिए आधारभूत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करते हैं। यह ऐसा विचार है जिसमें जनता का सामाजिक और आर्थिक जीवन सन्निहित है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकार को प्रेरित करता है। संविधान में इनके उल्लेख का आशय यह है कि सरकारें नीति निर्माण के समय दूरगामी उद्देश्य भूलें नहीं और उसकी यथार्थ परिणति के बारे में चेष्टा करें। राज्य को निर्देशित किया गया है कि वो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही राज्य के लिए नीतियां बनाएं, जिससे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था। पहला ऑप्शन राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए ही भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। नीति निर्देश इन सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक दशाओं का सृजन करना है जिसके अंतर्गत यहाँ के नागरिक एक बेहतर जीवन को व्यतीत कर सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा केंद्र और राज्य की सरकारों को दिए गए निर्देश हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश हैं। अगला ऑप्शन है, केंद्र एवं राज्य सरकारों को नीति एवं कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करना चाहिए। जी हाँ, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमें चुनना है कौन से कथन सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य बन सके। इसी बात को ध्यान में रखकर संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन दिया लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला ऑप्शन लोगों का जीवन स्तर उठाना, संसाधनों का समान वितरण। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अगला ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हमारा एक मौलिक अधिकार है, ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही होगा, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। और ऊपर के तीनों ऑप्शन ए, बी, सी हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एक नीति निर्देशक तत्व है, और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना ये आर्टिकल 51 में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबद्ध हैं। सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति। ये चौथा ऑप्शन है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी, क्योंकि सामाजिक नीति समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा आदि से संबद्ध है। और आर्थिक नीति संसाधनों का समान वितरण, पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। फिर आता है हमारा राजनीतिक नीति, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन। ये हमारा नीति निर्देशक तत्वों में राजनीतिक नीति भी
दी हुई है। अगला शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति, जिससे बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा एवं प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आदि हमारा शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारे चारों ऑप्शन 1, 2, 3 यानी 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। पहला, ये तत्व वाद योग्य नहीं है। जी बिल्कुल सही है, ये तत्व वाद योग्य नहीं है। अगला, ये शासन के आधारभूत सिद्धांत है। ये भी बात सही है कि शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं। फिर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को इनकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। जी हाँ, ये भी बात सही है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की महत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। समान नागरिक संहिता एक राज्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसे आर्टिकल 44 में वर्णित किया गया है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है, जो कि एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस सिद्धांत या विचार के लक्ष्य दृष्टिगोचर नहीं होते। पहला, समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा उदारवादी सिद्धांत, चौथा साम्यवादी सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में साम्यवादी सिद्धांतों का लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी केवल 4 गलत है, क्योंकि समाजवादी सिद्धांत मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय, जो कि शो करता है कि समाजवादी सिद्धांत है। फिर गांधीवादी सिद्धांत में हमारा ग्राम पंचायतों का गठन और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन आता है। फिर आता है उदारवादी सिद्धांत, जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है, जो कि उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता। तो इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों में 3 सिद्धांत है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, लेकिन साम्यवादी सिद्धांत का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 4, क्योंकि हमें चुनना था कौन लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में शामिल है। मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, समान नागरिक संहिता, उपयोगी पशुओं की हत्या पर रोक, ग्राम पंचायतों का प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी, क्योंकि ये 5 नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। जैसे कि आर्टिकल 47 में वर्णन किया गया है मादक द्रव्यों एवं अन्य पदार्थों पर प्रतिबंध। आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 में पशुओं की बलि पर रोक और आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। हमें चुनना है कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है, कृषि और पशुपालन को अधिक आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल नंबर 48 में दुधारू पशुओं वाला नीति निर्देशक तत्व दिया है। अगला, मजदूरों के काम करने तथा रहने की अनुकूल परिस्थितियाँ। ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल नंबर 42 में ऐसा वर्णन किया गया है। फिर समान कार्य के लिए महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान वेतन, यह भी हमारा नीति निर्देशक तत्व है। इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 39A में वर्णित है। लेकिन देश में कहीं भी बसने के लिए आवास की सुविधा, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। युवकों और बालकों को शोषण से सुरक्षा, निःशुल्क और वैधानिक सहायता, अस्पृश्यता उन्मूलन, संसाधनों का समान वितरण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल नंबर 17 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कथन व कारण का। कथन दिया है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर शासन के विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी ताकि विकेंद्रीकरण को प्रभावी किया जा सके। भारतीय संविधान में अंतर्निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं का गठन का उपबंध किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 में पंचायती राज संस्थाओं के
के गठन का उपबंध किया गया है। तो कथन और कारण हमारे दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही हो जाएगा। तो आप सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है? हमें चुनना है कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है। पहला, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। प्रवासी भारतीयों के लिए उदार नियमों का निर्माण, ये हमारा गलत है, यह हमारे नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन नहीं है। बेकारी, बुढ़ापा और निःशक्तता आदि के कारण लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, यह भी हमारे नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी भारतीयों के लिए उदार नियमों का निर्माण। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? हमें चुनना है कौन से कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। पहला, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का विरूपण, विनाश व अपसारण से संरक्षण। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लोगों के पोषाहार स्तर को बेहतर करना, ये भी सही है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यह हमारा मौलिक अधिकार है, ना कि नीति निर्देशक तत्व। फिर पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये भी सही है। तो हमें चुनना है कौन से कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास को निरूपित करता है? जमींदारी उन्मूलन कानून, ये 1951 में आया था। फिर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण 1948 में किया गया। शिक्षा का अधिकार 2009 में आया। रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार 2005 में आया, इसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता। फिर स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था 1995 में आया। तो हमें चुनना है कौन सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास को निरूपित करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता? आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिल्कुल सही है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख व शिक्षा हेतु इसमें हमें चुनना है निम्नलिखित किन अधिकारों में संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। तो आर्थिक शोषण के विरुद्ध हम कर सकते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख व शिक्षा हेतु कर सकते हैं, इसमें भी न्यायालय में दावा किया जा सकता है। महिलाओं और पुरुषों को समान काम और समान मजदूरी उपलब्ध करानी है, तो इसके लिए भी किया जा सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु। एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित में से किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता? हमें चुनना है कि नहीं किया जा सकता। तो आर्थिक शोषण के विरुद्ध हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्व है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख व शिक्षा है, तो इसमें भी नहीं कर सकते हैं। फिर अगला दिया है, महिलाओं और पुरुषों के समान काम और समान मजदूरी के उपलब्ध कराने हेतु, तो इसमें भी नहीं कर सकते। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारा आर्टिकल 21 में वर्णित मौलिक अधिकार है। काम की उपलब्धता कराने हैं, तो इसके लिए भी हम नहीं कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 5, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि इनके विरुद्ध हम न्यायालय में दावा नहीं कर सकते, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी नीतियां बनाते समय इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाएगा। इसके लिए हम किसी भी प्रकार का न्यायालय में दावा नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? नीति निर्देशक तत्व केंद्र सरकार के लिए हैं और मौलिक अधिकार राज्य सरकारों के लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। जी हाँ, ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि किस प्रकार भिन्न है। निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन दिया है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमें देखना है, पहला क्वेश्चन दिया है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व
संपूर्ण समाज के हित की बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन दिया है मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। ये भी सही है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया, ये भारी भरकम सा एक कोटेशन दिया है और हमें बताना है कि यह किस मूल संरचना का एक परम आवश्यक तथ्य है, किस वाद में कहा गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिनर्वा मिल्स मामले में। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें चुनना है कि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य द्वारा कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।